ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कम तो बहुत कम होती हैं, लेकिन अब क्योंकि अब बढ़ गई हैं, दोबारा से बढ़ गई हैं, अवाम ये शौक किस तरह से बर्दाश्त करे? गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है? ऑलरेडी अवाम के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसने भी 3-3 लाख कर्जा देना है। गवर्नमेंट अब क्या करने जा रही है? देखिए, जो गवर्नमेंट है उसके पास तो ऐसी कोई सब्सिडी का मैकेनिज्म नहीं है जो हम जो है अवाम को दे सकें। इसमें ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल कीमतों को देख रहे हैं, लेकिन ये मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से अवाम को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो प्राइस बढ़ाने का जो फार्मूला है और प्राइस कम करने का फार्मूला है वो एक ही है। यानी कि इसके अंदर प्राइस को ये नहीं किया जा रहा कि जो है अगर कम हो रही है तो हम कम नहीं कर रहे, वही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। उसमें जो लोगों को जो कंफ्यूजन हो रही है, लोग क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देख रहे हैं, लेकिन जो वॉर प्रीमियम है वो उधर का उधर ही है। इंश्योरेंस कॉस्ट में जो इजाफा हुआ है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा हुआ है, वो प्री वॉर लेवल के ऊपर नहीं गया। और ये जो बेस करती हैं प्राइसेस, ये पेट्रोलियम और डीजल की रिफाइंड जो डीजल और पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसके ऊपर बेस करती हैं। बहरहाल ये एक मुश्किल वक्त है, दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी है, और जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हमने लेवी ज़रूर बढ़ाया है, बजट के अंदर हमने 1.7 ट्रिलियन का हदफ रखा है, उसका भी एक इम्पैक्ट आया है, लेकिन अब वो मज़ीद नहीं बढ़ेगा, वो जहाँ है वो वहीं रहेगा। बहरहाल ये एक हम कोशिश कर रहे हैं एज अ कंट्री भी कि ये मामला जो हैं रीजन के अंदर सेटल हो, लेकिन एज सच अभी ऑफ द हुक मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हम कोई सब्सिडी देने जा रहे हैं। लेकिन जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म की है वो प्राइसेस को मॉनिटर भी कर रही है, और फिर वो इस डेली बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैक एंड फोर्थ 85 से ऊपर लेवी अब नहीं जाएगी, ये आप कंफर्म कर रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से लेवी बढ़ाने का तो अभी कोई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का इरादा नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा कि फारूक सलीम साहब ये दावा कर रहे हैं कि 10 जुलाई को जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई है 13 रुपए, उसमें हुकूमत ने 890 मिलियन योमिया फ़ायदा उठाया है। तो इसको किस तरह से अब हम समझें कि आप लोगों ने इतना फ़ायदा कमाया है, किसकी जेब में गया? तो कैटेगोरिकली इस चीज़ को मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि कोई चेंजेस हमने लेवी को जरूर बढ़ाया है, लेकिन ये जो वो तासुर दिया जा रहा है कि पेट्रोलियम कंपनीज को कोई बेनिफिट दिया जा रहा है या उनके कहने पे प्राइसेस को कम नहीं किया जा रहा, गवर्नमेंट का वही एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि हम फारूक सलीम साहब को भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, ताकि जो कंफ्यूज्ड हैं वो इस हवाले से कि शायद हुकूमत जो है वो इसमें कोई रद्दोबदल कर रही है, तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, कुछ भी तो कोई भी चेंज नहीं है। तो हमने ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का एलामिया है कि उनको भी हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। सही। अच्छा चलें, ये तो अब एक ऐसी बहस है जो जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती चलती रहेगी। ब्लू पासपोर्ट की एक बहस समझ नहीं आ रही कि क्यों सबको ब्लू पासपोर्ट चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने ये बिल मंजूर भी कर दिया है। अच्छा, जो साबका है अब उनको भी ये प्रोटोकॉल चाहिए, उनके लाइफ पार्टनर्स को भी चाहिए, जिसमें 28 साल का जो आपका बच्चा है वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि 1 साल की उम्र में भी वो डिपेंडेंट है, तो फिर क्या ही कहा जाए उसको। बाहर के मुल्कों में तो 21 साल के बाद ही आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये किस चीज़ के लिए प्रोटोकॉल चाहिए और सबको चाहिए? देखिए, पासपोर्ट के तो लास्ट टाइम जो रूल्स हैं वो 2021 के रूल्स हैं, जिसके तहत जो है ये चीज़ें दी जा रही हैं। और इसके अंदर मेन तो यही है कि जो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए ये ब्लू पासपोर्ट दिया जाता है कि आपने अगर ऑफिशियल ट्रैवल करना है तो उस बेसिस पे किया जाए। मेरा इस पे देखें, एक तो जितने भी ये आपकी सेनेट है और आपकी नेशनल असेंबली है, इसका रूल बिल्कुल ये एक्स्ट्रा नहीं प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, और जो इसकी मैपिंग होनी चाहिए, एक बेंचमार्किंग होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि क्या प्रोटोकॉल है ऑफिशियल पासपोर्ट्स का दुनिया में, इंडिया में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, श्रीलंका में क्या है, और आप उस बेंचमार्किंग के जरिए जो है अपने रूल्स को अमेंड करें। ये एक जो रेस लगी हुई है कि पहले सेनेट जो है वो एक्स्ट्रा कोई प्रिविलेजेस ले लेती है, फिर नेशनल असेंबली उसको मैच करने की कोशिश करती है, उसके बाद सूबों की लाइन लग जाती है कि हम भी जो है वो इन प्रिविलेजेस को लें। तो मेरी देखें, मैं तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूं, तो मेरी तो ये राय है कि इनको जो है सिंक्रोनाइज होना चाहिए, और इसमें हर थोड़ी देर बाद तब्दीली नहीं होनी चाहिए। बट डू यू सपोर्ट दिस, ये जो इम्तियाजी रवैया है कि जी ब्लू पासपोर्ट हमें भी चाहिए, हमारी बीवी को भी चाहिए, हमारे बच्चों को भी चाहिए, और जो साबका लोग हैं उनको मैं तो समझता हूँ कि इट इज ओनली फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। लेकिन ऑफिशियली भी बीवी भी साथ जाएगी, बच्चा भी साथ जाएगा। देखें, ये तो फिर हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि पूरे खानदान को जो है वो मिलना चाहिए, और ताहयात जो है डज नॉट मेक सेंस टू मी, एटलीस्ट इट डज नॉट मेक सेंस कि ताहयात आपको ब्लू पासपोर्ट मिले। जब आप रिटायर भी हो जाएं तो तब भी आप इन प्रिविलेजेस को जो है वो
आप यूटिलाइज करें। इसकी ये मेरा नहीं ख्याल ये दुनिया में प्रैक्टिस होगी, लेकिन आई हैव टू स्टडी एंड गेट बैक टू यू। यानी कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको तो ब्लू पासपोर्ट चाहिए ताकि ये पाकिस्तान से चले जाएं। पाकिस्तान तो रहने लायक रह नहीं गया, तो आवाम जो है वो टैक्सी देती रहे और इनके खर्चे पूरी करती रहे। नहीं, ब्लू पासपोर्ट से लेके आप बाहर तो नहीं जा सकते। 1-2 मुल्क ही हैं या चंद मुल्क हैं, 8-10 मुल्क होंगे जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस को ट्रैवल करना पड़ता है, ऑफिशियल उनका प्रिविलेज है, वो ट्रैवल करते हैं। बट दिस टाइम दे वांट कि वाइफ भी साथ जाए और पहले भी मेरे ख्याल से जो नेशनल असेंबली है उनके तो स्पाउस को और उनके बच्चों को मिलता है, लेकिन ये ताहयात और कंटिन्यूस ये चीजें। एक वैसे ऑन अ लाइटर नोट, अगर किसी की 2 बीवियां हो या 3 बीवियां हो, फिर उनके आगे बच्चे हो, तो फिर तो ऑलरेडी 56,000 ब्लू पासपोर्ट्स जो है मेरे ख्याल से इनको वेट करना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनके पास ये कौन 56,000 है। ऑब्वियसली इसमें फॉरेन ऑफिस के आपके 2-3 हज़ार लोग होंगे जो एम्बेसीज में जाते हैं, फिर आपके कोई 1500 के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेकिन वो और दीगर कौन लोग हैं जिनके पास ये अगर रिटायरीज के पास हैं, तो इसको आई एम श्योर इसको जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री को या जो कायमा कमेटीज हैं असेंबली की उनको स्क्रूटनाइज करना चाहिए। और देखें मिसयूज नहीं होना चाहिए पासपोर्ट, लेकिन देखें ये कोई ब्लू पासपोर्ट ऐसी चीज नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के तकरीबन उनको भी सारों को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट्स दिए कि उनकी इज्जत अफजाई हो और वो फील करें कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो उनके लिए भी अनाउंस किया गया। वो तो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं ना। बिल्कुल, तो यहाँ भी जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या अगर आर्मी पर्सनल हैं और उनको अगर इंटरनेशनली ट्रैवल करना होता है बहुत सारे चीजों के लिए, 28 साल के बच्चों के साथ भी नहीं, 28 साल के बच्चों के ये मेरे ख्याल से इसको इंटरनेशनल बेंचमार्क करना चाहिए कि क्या है इंटरनेशनल प्रैक्टिस, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई फील। परफेक्ट। मुल्क की सियासत की थोड़ी बात करते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने पिछले दिनों खबर दी कि बैरिस्टर गौहर जो है वो हुकूमत के साथ राब्तों में है कि इमरान खान साहब की जो मेन अपील्स हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, उसका फैसला भी रोका जाए और अलीमा बीबी के खिलाफ अगर कोई फैसला आना है 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से तो उसको भी रोका जाए। हुकूमत का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? क्या आप उनको इतनी स्पेस देंगे? देखिए, ये तो उनकी इनसाइड की खबर है कि उन्होंने जो है गौहर चेयरमैन जो है पीटीआई के गौहर एजाज साहब, उन्होंने कोई जो है वो राब्ता किया है, तो ये तो फिर इस पे तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कुछ कमेंट कर सकती है। लेकिन ऑफ द हुक अगर आप मेरे से पूछें, यानी कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने क्या राब्ता किया है या क्या उन्होंने प्रपोजल दिया है या क्या वो डिमांड कर रहे हैं या व्हाट ही वांट्स, ये तो अगर अबसार आलम साहब इसके ऊपर डिटेल बता सकते होंगे या फिर अंसार अब्बासी साहब, सॉरी, तो वो इसके ऊपर जो है देखें, हमारा तो यही मौकफ है कि अगर उनको कोई एनआरओ चाहिए है या कोई और वो बातचीत करना चाहते हैं तो उसको ओपनली लेके आए तो फिर हम उस पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन बिहाइंड क्लोज डोर्स अगर कोई बात हो रही है तो मेरी नॉलेज में नहीं है। और जो मुज़ाकरात की बात होती थी कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं या हम मुज़ाकरात के लिए आप सिर्फ हाथ मिलाते हैं, उसके बाद आप लोग फिर हमसे दोबारा कोई बातचीत नहीं करते। सो अभी आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई अब ओपनली कहे कि हमें एनआरओ दो। नहीं, देखें ऐसा नहीं है। अचकज़ई साहब को दावत दी राना सनाउल्लाह साहब ने कि आप मेरे घर आ जाएं, वो उन्होंने नहीं उसको किया, तो गवर्नमेंट ने तो स्पीकर साहब ने कहा कि आप हमारे दफ्तर आ जाएं बातचीत के हवाले से, लेकिन उनकी तरफ से वो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, हम नहीं कह रहे कि ओपनली वो बात ये कि ये खबर जो है इनसाइड कोई खबर है, पता नहीं सच है झूठ है, कितनी इसमें हकीकत है, जब तक कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसके ऊपर कोई बयानिया नहीं लेके आती या कोई बैक एंड फोर्थ नहीं चलता, तो मैं आई एम नॉट